बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में सियासत और मईशत में एक ऐसा भूचाल जो है वो इकट्ठा हो गया है, जिसके आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं और इसके असरात बहुत दोरस होते जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अदालतें भी जो है वो इनएक्शन नजर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतखाबात के मामले को लेकर ये आज खुद नोटिस लिया और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की डेट अनाउंस करने से मुतालिक 3-4 सवालात जो हैं वो आज खुद नोटिस में शामिल किए। सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर ये इख्तियार किसके पास है कि वो जब केयर टेकर सेटअप बन जाता है, निगरान सेटअप बन जाता है, तो उसने इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी होती है। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वक्त क्या होता है और अगर नहीं करेगा गवर्नर तो फिर कौन करेगा। ये कुछ जुरिसडिक्शन का मामला जरूर आया, लेकिन इन तमाम तर सूरत हालों में अब पार्लियामेंट के अंदर भी बहस शुरू हो गई है। लेकिन पार्लियामेंट हमेशा से जुडिशरी पैम्पर्ड हो गई है। हमारी जो पार्लियामान है, आप मुसलसल देखते आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, पंजाब के पहले भी जब हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया गया, फिर परवेज इलाही साहब को बनाया गया, तमाम फैसलों में हमें जुडिशरी जो है वो कार मुख्तार नजर आती है। ये जुडिशरी जो माहिर कानून है और बहुत से लोग हैं मुदब्बर और तबसरे करने वाले, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान इस वक्त जुडिशरी पैम्पर्ड हो चुकी है। अब ये बहुत एक अहम नुकता है जिसकी तरफ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी तकरीर करते हुए ये नुकता उठाया है और बड़ी जो है उन्होंने शिद्दत के साथ इस चीज को, अपने शिद्दत जज्बात के साथ इस चीज को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। और ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि अरकान पार्लियामेंट से शिकायत रहती है कि जजेस का नाम लेकर तनकीद करते हैं। पूछना चाहता हूं कि कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो ये दीगर पर क्यों नहीं होती। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं, इसका अजाला करें। माजी में अदलिया बहाली के लिए हमें इत्तेहादी हुकूमत छोड़नी पड़ी। मेरे घर में मुज़ाकरात हुए थे और वहां पर एक जज साहब भी मौजूद थे। अदलिया आर्टिकल 63 को रीराइट करने की कोशिश ना करे। ये बहुत एक संगीन इल्जामात हैं अदलिया के ऊपर जो बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खारजा साहब ने लगाए, वजीर दिफा साहब ने लगाए हैं। और ये कहा है कि 8 महीनों से ये जिस तरह जुडिशरी पैम्पर्ड पार्लियामान है, इसको रन करने की कोशिश की जा रही है और तमाम डायरेक्शन जो है वो अदलिया दे रही है। ये एक बहुत बड़ा बहस का नुकता है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी एक अहम बात यह है कि यकीनी तौर पर इस मिनी बजट के आने से जो महंगाई में इजाफा हुआ है और इसका तमाम सनतों के ऊपर असर पड़ा है। तमाम सनतों पर जब असर पड़ा है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इसके अंदर जो है वो यकीनी तौर पर तबाही का शिकार हो रही है और उसकी जानिब से भी कुछ शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं। हुकूमत को उन्होंने कहा है कि हमारे इजाजत दी जाए हमें कि हम टैरिफ के रेट बढ़ाएं, क्योंकि अब जो तेल और बिजली के अखराजात और तमाम जो चीजें बढ़े हैं, इनसे हमें हम लॉस में जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन भी नहीं रहा। अब ये सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो पहले इतनी लेवरेज देती रही है, अब उसके क्या इकदाम होंगे और अगर ये बहरान के पेश नजर है तो क्या पार्लियामान क्या हमारे मिनी बजट में इन चीजों को कुछ एड्रेस किया गया है या मजीद एड्रेस किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर एक अहम बात यह है और खुशखबरी भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। $2 करोड़ इस हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन ये तमाम चीजें लिंक कर रही हैं IMF के साथ मुज़ाकरात पर कि क्या ये उसका पेश खेमा है या उसके असरात हैं। क्या इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो हुकूमत के ऊपर बहाल हो रहा है। क्या स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी, डॉलर की परवाह जो है वो रुक पाएगी। ये तमाम मौज़ूआत, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। अब पाकिस्तान में टैक्सेस की भरमार है। 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे तो यकीनी तौर पर हर इंडस्ट्री मुतासर होगी, यकीनी तौर पर उसका फायदा ज़र मुबादला में दाखिल होगा। लेकिन क्या यही रूट मैप होगा, यही जो है वो फ्रेमवर्क होगा इस हुकूमत का कि आप टैक्सेस लगाएं, ज़र मुबादला के ज़खायर में जो है वो इजाफा कर लें, लेकिन आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके कारोबार है, वो तबाह हो जाएंगे। क्योंकि आप जब उनके ऊपर से सब्सिडी हटाएंगे, आप उनको बिजली और गैस की सब्सिडी नहीं देंगे, आप उनको हाई रेट्स देंगे, आप उनके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, तो यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ये बहुत अहम जो है वो इशू है, बहुत अहम मुद्दा है, जो पार्लियामान में भी डिस्कस किया जा रहा है। अब वजीर दिफा साहब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जजेस हमारी डोमेन में मत आए,
अगर वो आएंगे तो हम सवाल उठाएंगे। और यही जमात जो है ये भाग कर सबसे पहले किसी भी मामले को अदालत में लेकर जाती है। हमारी पार्लियामान में इतनी ताकत और इतनी सख्त क्यों नहीं रही कि वो अपने फैसले खुद से कर सके। जब आप खुद उनको अपनी डोमेन में घुसाएंगे तो फिर आप यकीनी तौर पर आपकी अपनी डोमेन भी खराब होगी, आपकी अपनी साख भी खराब होगी। आपकी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन इस तमाम तर मौजू के ऊपर कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब सियासी जमातें किस कदर जो है वो तशवीश में लाक है, और बाकी में इसके कुछ कंसेंसस डेवलप होकर अदलिया के सामने भी जाएंगे। हमारी जमहूरियत को मजबूत रखा जाएगा, पार्लियामान मजबूत हो सकेगी, पार्लियामान की साख कैसी रहेगी, तमाम के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुकीम अहमद साहब, सीनियर तजियाकार। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुकीम साहब, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है सर, आपके सामने है ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है जो उन्होंने की है असेंबली के फ्लोर के ऊपर। आपके क्या कमेंट्स हैं इनके ऊपर? सर, एक दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट कर दी ख्वाजा अपना आसिफ साहब ने कि जी पहला जो आइन का शहीद वो भी बता दिया, पहला सियासी शहीद वो भी जिक्र कर दिया। यानी वो अब ये बता रहे हैं कि 76 साल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अदलिया ने किया। अब मसला ये है, अदलिया वो गूंगा पहलवान है कि जो बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और अदलिया तक वो आज जो जिस चीज़ पे मीम्स बन रही हैं, जिस चीज़ पर एतराज़ हो रहे हैं, जिस पे लोग हंसी मजाक और ठट्ठा कर रहे हैं कि वो जो कमेंट दे दिया चीफ जस्टिस ने कि आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, तो वो ये उसको उन्होंने लेके कि जी उस वक्त क्यों नहीं और उस वक्त क्यों नहीं। गुजारिश ये है कि वो अदलिया तक गया क्यों मसला। आप में इतनी अहलियत होती, आप में इतनी वो कैपेसिटी होती कि आप मिल बैठ के बात कर लेते। सियासत किस चिड़िया का नाम है और सियासतदान किस मखलूक का नाम है। वो और डिप्लोमेट, ये दो जो तबके होते हैं, इन्हें ये ख्याल किया जाता है कि जहाँ पे तमाम रास्ते बंद भी हों, ये एक नया रास्ता खोलने की सकत रखते हैं। आप बता दीजिए कि हमारे सियासतदानों ने कोई रास्ता नया खोला हो, कोई विंडो रहने दी हो कि अगर वो ना बेचारा मजलूम सदर आरिफ अलवी अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो वो उसको लान तान कर देते हैं कि इसकी क्या औकात है, ये क्या चीज है, ये तो बेचारा पीटीआई का मुलाजिम है, ये तो इमरान खान के पैरों में बैठता है। वो तो उसको आपने यही ना बेतुकीरी तो इसी सियासी जमात ने, इन्हीं पार्लियामान के में बैठे हुए लोगों ने की है। और मुझे याद है कि पिछले प्रेसिडेंट जितने भी हुए हैं, जो पंजाब में हालिया इंसिडेंट हुए हैं, तख्तों के उलट पलट को, ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो हुआ है, और ये ऊपर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, और जो नेशनल असेंबली में, और इससे पहले भी ये खुद हवाला दे रहे हैं कि 8 महीनों में ये तमाम जुडिशरी इतनी ज्यादा एक्टिव हुई है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म जब ये होती थी तो तब भी आवाज उठाई जाती थी कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन ये जानबूझ कर सियासी जमातें अपने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। जब इस्तेमाल कर लेती हैं तो फिर आकर ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर बातें करती हैं कि जनाब हमें बचाया जाए, जजिस हमारे डोमेन में दाखिल ना हो। तो इस चीज के ऊपर क्या कदगन लगानी चाहिए पार्लियामान को खुद, इन सियासतदानों को खुद, या आइन ने क्या बंद बांधा हुआ है? दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां। और यारो, जब आपके पास एक तहरीरी आइन है जिसको आप मुत्तफिका क्लेम करते हैं, जिस पर आपकी सियासत की बुनियाद है, बैठते वो उसकी कस्में खाते हैं 73 के आइन की। दुनिया के 6 ऐसे ममालिक हैं जिनके जो आइन है वो तहरीरी नहीं है। किसी मुल्क में आपने ये तमाशा देखा हो, उन ममालिक में मिडिल ईस्ट की चंद बादशाहतों के अलावा दुनिया में हर जगह इलेक्शन कमीशन है, उसका कोई रोल आपने ऐसा देखा हो? दुनिया के तकरीबन 4 या 5 मुल्कों को छोड़ के शायद हर जगह फौज है और डिफेंस के इदारे हैं। क्या उनके किसी इलेक्शन में उनके दिफाई इदारों ने हाथ खड़े कर दिए? मुझे बता दें। क्या अदलिया की इस तरह की पजीराई हुई हो किसी की असेंबली में? तो मुझे दिखा दें। अब हमारे यहाँ होता यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप वो ढूंढते हैं शिकार या एक टारगेट कि जी वो उसने कर दिया, वरना हमने तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी। ये जज ना होता तो हमने तो पता नहीं क्या कर। यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती ना, यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। खुद से खींचते हैं, पहले अदलिया का बाजू पकड़ते हैं, ये काले कोट को झंझोड़ते हैं कि जनाब पहले खुद सारा मैस क्रिएट करते हैं, फिर बाद में इनके पास चले जाते हैं कि ये मैस को खत्म करें। जब आप खुद ऐसा करेंगे तो सर जजिस तो घुसेंगे, आपकी डोमेन के अंदर भी घुसेंगे। यार तो फिर जजिस की रिक्रूटमेंट कैसे हो रही है? अगर आप यहीं पे आना चाहते हैं तो फिर मुझे ये बता दें कि उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? पॉलिटिकली फेवरेटिज्म है, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। बिल्कुल ठीक बात आपकी, पॉइंट बिल्कुल यही सही है।
आप हर चीज को क्यों दागदार करने पे तुले हुए हैं, हर इदारे की साख को राख में क्यों तब्दील करना चाहते हैं? किसी की इज्जत सलामत रहने दें इस दुनिया में। ठीक है, कमजोरियां हर जगह हैं। मुझे ये बताइए कि सियासतदानों का हाल आपने टोकरी कर दिया, जजिस का ये हाल है कि वो दोनों पार्टियां कोई तस्वीरें दिखा रहा है, कोई वीडियो दिखा रहा है, कोई उनकी ऑडियो सुनवा रहा है, कोई, अब मैं ज्यादा उसमें तफसील में नहीं जाऊं तो बेहतर है कि उनकी जातियात पर, उनके बच्चों तक, मैं ना तो उनका तर्जुमान हूं और ना मैं उनका कोई डिफेंस कर रहा हूं। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून अपना रास्ता ले, लेकिन यह है कि किसी की तौकीर, किसी की इज्जत, किसी की साख, किसी की रेपुटेशन और खुदा दा वास्ता उसको तबाह ना करें। आप, आपके हाथ में अगर कोई प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि आप कुछ कह, अभी असेंबली में बैठ के तो ये आप किसी को भी लान तान कर देंगे ख्वाजा साहब की तरह। इन्होंने ये तो कहा कि जी वो सियासतदान जो हैं वो क्या कहते हैं, मतलब शहीद हुए अदलिया के जरिए और फलाना हुआ, और वो उस वक्त आइन कहाँ सोया हुआ था और आइन के तरफदार के जिस वक्त मार्शल लॉ की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उनके वालिद मोहतरम क्या कर रहे थे? वो ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। जिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने हुए थे, और उस वक्त वो मजलिस शोरा जो जनरल जिया ने बनाई थी उसके वो चेयरमैन थे। अब और इनकी जो यानी बस ऐसे ही है सर। उसके बाद वजह से ही हुई ना। ख्वाजा आसिफ कहाँ से सियासत में आए थे? अपने वालिद मोहतरम की वजह तो से यही आए। है ना सर, यादें माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये भूलती नहीं है इनको बातें ना। ये बड़ी जल्दी अपने मफाद की बातें इनको नहीं भूलती, और जब नुकसान होता है तो वो बड़ी जल्दी चीखने लग पड़ते हैं। ये तो पाकिस्तान की सियासत का शेवर है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस तमाम गुफ्तगू में एक बहुत अहम नुक्ते को उन्होंने उठाया है, और वो आर्टिकल 63 है। 63A के ऊपर बात चल रही है, और कहा गया कि इसको रीराइट करने की कोशिश ना की जाए। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और सुप्रीम कोर्ट पहले इसके ऊपर भी बड़ा, क्या नाम है, वो अपनी एक नोटिफाई कर चुका है, बहुत से रिमार्क्स भी दे चुका है। साबिक चीफ जस्टिस साहब भी इसके ऊपर बड़ा खुल के सामने आए थे कि आर्टिकल 62-63 के कानून, बल्कि स्पेसिफिकली 63A को कुछ काला कानून करके कहा गया था। तो ये अब पार्लियामान के गोद में है ना, पार्लियामान इसको क्यों नहीं अमेंड करती, पार्लियामान इसके ऊपर सही से बात क्यों नहीं करती, आप जुडिशरी को क्यों मजबूर करते हैं, या ये बॉल खुद से उनके पास क्यों फेंकते हैं कि जनाब आप क्या नाम है इसको रीराइट करें। जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं फिर आप चीखते हैं। आप अपने तनाजुर को कब ठीक करेंगे? देखिए, अब वो यानी मियां नवाज शरीफ के बचाव की कोशिश हो रही है 63(1)(f) के ऊपर। एक जो वो है अपील, वो बार के साबिक सदर एहसन भून साहब लेके गए थे, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो जो ताहयात नाअहली वाला मसला है वो सेटल हो जाए, और मियां साहब की किसी तरीके से सजा जो है उससे जान छूट जाए, ताकि वो पाकिस्तान आने के काबिल हो जाए। वरना अब अच्छा, तक तो एक तरफ इसी पॉइंट को लेकर इमरान खान को ताहयात नाहल करवाना चाहते हैं, पार्टी क़यादत से हटाना चाहते हैं, और इसी पॉइंट को उठाकर जो है वो जानबूझ के मुतनाज़ बनाकर नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं। ये क्या कंफ्यूजन, इनके अपने अंदर कंफ्यूजन है। इसको मैं अगर स्ट्रीट लैंग्वेज में हमारे यहाँ लोग ये कह रहे हैं सड़कों बाजारों में, कहते रोंदी यारा नू लैला ना बढ़ावा दे। अब उसमें यानी एक ही चीज के, यानी अब वो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में, वही एक चीज में आप एक तरीके से आप मियां नवाज शरीफ को बचाना चाह रहे हैं, उसी हल्ले में आप उनको धक्का देना चाह रहे हैं इमरान खान को। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अच्छा, बिल्कुल मुकीम साहब मेरे साथ रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया है मुबशर मजीद साहब ने भी। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुबशर मजीद साहब, जाहिर सी बात है आपके भी सामने तमाम तर सूरत हाल है, आप भी तजिया रखते हैं, मौशी हालात को भी देखते हैं। अब इन तमाम चीजों को, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो है और एक जो इकोनॉमिकल सिनेरियो है, आप इन तमाम के ऊपर अपनी राय क्या देते हैं कि पाकिस्तान इज इन गुड डायरेक्शन, पाकिस्तान इज गोइंग इन गुड डायरेक्शन, और इट मे बी वर्स? Thank you very much for giving me this opportunity to give my opinion on the given issues. देखिए, पाकिस्तान जो है अगर देखें तो इकोनॉमिकली आपको पता है कि हम कितना मेल्ट डाउन हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, और पॉलिटिकली देखें, जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक वर्केबल पोजीशन पे नहीं आ सकेगी। ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है। बाकी जो मुल्क में पॉलिटिकली हो रहा है वो आपके सामने है कि कोई चीज भी जो है, अगर रियलिस्टिक पैराडाइम में देखें तो कोई चीज भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही। क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में पिछले तकरीबन 10 महीनों से
कोई आइन, कोई किसी किस्म का ज़ाब्ता मेरे जाती ख्याल के मुताबिक, क्योंकि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, किसी चीज पे अमल नहीं हो रहा। देखें, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ दोस्तों को सुना कि दुनिया के 6 मुल्कों में जिनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, और बाकी ऑलमोस्ट जो है वो मेजोरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 3rd कॉन्स्टिट्यूशन है, और मच एलेबोरेटिव और बड़ा क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 में ये बना, और इसमें एक एक अदारे की हदूदों का यूज जो है मुतय्यन की गई है। हुआ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको सेपरेटली बशीर साहब, फिर ये इतनी एम्बिग्यूटी सर, हर सेक्शन में से इतने क्लॉज निकाल ले, इतने लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं। अब हमारे सामने तो क्लियर है, अब ये बड़ा हाईलाइटेड इशू है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, आयन बड़ा क्लियर है इसके अंदर, फिर भी आप 9 रुकनी बेंच बनता है, इसके ऊपर पूरा एक जो है वो महाज बना दिया जाता है। हर चीज क्लियर है, तो फिर मसला किस बात का है? आप जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से जो है वो खींच अपने मुफादात के मुताबिक खींचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। मैं यही इसी चीज पे मैं आना चाह रहा था। देखें, चीजें ये है कि हम जो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किसने करना है? देखें, हमें देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जुडिशरी ने अपना रोल प्ले करना है, लेजिस्लेचर ने अपने काम करने हैं, एग्जेक्टिव ने अपना काम करना है। इन तीनों अदारों में कॉन्स्टिट्यूशन से अबव जाके काम करेगा, उसको जुडिशरी ने टेकअप करना है, और जुडिशरी ने उसको एलेबोरेट करना है कि कौन बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली मिसयूटिलाइज कर रहा है या प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अभी देखें, रेलिवेंट जो अभी पोर्शन आया है पिछले तकरीबन 1 महीने से, जब से ये इंटरम सेटअप पंजाब और केपीके में आया, तो आप देख लें कि इलेक्शन जो है दे आर सपोज टू हेल्ड इन विद इन 90 डेज। अब 90 डेज के अंदर इलेक्शन तो होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की ये बड़ी एक ब्रूटल किस्म की वायलेशन, मैं कहूंगा सबवर्जन, इसको अगर हम लीगल टर्म में बोले तो ये सबवर्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है, कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जा रहा। क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि दिस इज अ वेरी प्री मेडिटेटेड अप्रोच। ये जानी, ये पूरी प्री मेडिटेट करके। मुबशिर साहब, इसका मतलब तो ये है ना, इसका मतलब तो ये है कि आयन बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर होते हैं तो मतलब वो आयन के तहत होते हैं, और अगर नहीं होंगे तो नजरिया जरूरत के तहत नहीं होंगे। ऐसे ही है सर, यानी नजरिया जरूरत प्रिवेल करेगा। देखें, नजरिया जरूरत की जो बात आप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे नजरिया जरूरत आ जाएगा, क्योंकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो अभी 2023 में जुडिशरी है, ये वो जुडिशरी है जिसने 70-75 साल का एक सफर तय किया है। नजरिया जरूरत तो है ही वो, जहां पर कोई जरूरत ना उसकी आ जाए। पाकिस्तान की तारीख इस तरह है ना। नहीं, अभी अगर मैं बात करूं तो दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट टाइम दैट द गिवन इशू हैज बीन टेकन अप बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखें, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतहर्रिक होना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी सबवर्जन को या उसकी वायलेशन को रोकना। देखें, एक लार्जर बेंच बना है, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इसको सू मोटो के तौर पे लिया है, जुरिस्डिक्शन उसको इस्तेमाल करते हुए। इसको आप देखें, और होपफुली कि एक दरमियानी रास्ता जुडिशरी निकालेगी, और वो रास्ता मेरा ख्याल है कि आज मीडिया पे बैठ के मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो जुडिशरी को बड़े 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 ही खुले अंदाज में। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। मैं वापस आता हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुबशिर मजीद साहब, नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बात चल रही है, एक तो पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो एक बयान देकर, स्टेटमेंट देकर, एक अजीबोगरीब एक जो है पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसमें जुडिशरी को भी जो है वो उन्होंने जो है कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश की है, कुछ डिक्टेट करने की कोशिश की है, या कुछ अपने मुताबिक करने की कोशिश की है, और साथ साथ जो मईशत के ऊपर भी बातें की हैं वो भी निहायत दिलचस्प है। इस हवाले से कि पाकिस्तान को आप किस डायरेक्शन पर लेकर जाना चाहते हैं, आप क्लियर करना होगा। आपने तमाम महाज जो है वो खोल ली हैं, वो सियासी महाज भी है, वो अदलिया का महाज भी है, और मौशी महाज जो है वो पहले ही जो है वो आपसे संभाला नहीं जा रहा। इस तमाम गुफ्तगू में मेरे साथ जो है वो बात कर रहे हैं मुकीम अहमद साहब हैं, मुबशिर मजीद साहब हैं, और आमिर अली साहब जो है माहिर मौशियात है। उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
मुकीम साहब मैं पहले आपके पास आऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसी पॉइंट को लेकर मुबशर मजीद साहब के पास और फिर माहिर मौशियात के पास जाएंगे इस हवाले को लेकर। मुकीम साहब क्या कहते हैं आप कि अब नजरिया जरूरत हमें फिर से देखने को मिल सकता है? अब हमारी अदलिया जो है वो कौन सा प्रेसिडेंट सेट कर सकती है इन हालात के पेश नजर? देखिए जी, कोई ना कोई डायरेक्शन तो उसे देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने टेकअप कर लिया है तो अब देयर इज नो गोइंग बैक। ये हो सकता है कि शायद जजेस तब्दील हो जाएं, ये हो सकता है कि फुल कोर्ट हो जाए या तमाम जजेस को इन्वॉल्व कर दिया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन 2 जजों को टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है वो खुद ही कह दें कि भाई जिसे हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। तो ये सूरत हाल तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये है कि किसी न किसी इदारे को तो इनिशिएटिव लेना था कि या तो कौमी असेंबली, अगर वो कहते हैं कि खुद मुख्तार है, दे आर पावरफुल एंड सुप्रीम इदारा है, तो भाई जी को क्यों नहीं आपने कानून के मुताबिक कोई रास्ता निकाल लिया। अभी भी आपके सामने है ये जो बजट और ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोरम पूरा नहीं है कि 11 आदमी वहां नहीं बैठे हुए, आप कौमी असेंबली का इजलास चला रहे हैं। और मैं एक दिलचस्प बात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अगर ये कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के और सेनेट के अरकान की हाजिरी का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, बेशक मेरे से वो खर्चा ले लें, तो इंशाल्लाह इतना बड़ा आप परेशान हो जाएंगे कि ये 5-5 हजार रुपए जो डेली अलाउंस है वो भी नहीं छोड़ते, और वो खुद जो है वो मैरियट में बैठे होते हैं या वो 7 स्टार लॉजिस में लम्हे पड़े हुए होते हैं। और ये यहाँ पर आकर वजीर आजम साहब बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने अखराजात कम करते हैं, अमरात कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुबशर मुझे साहब आप कमेंट कीजिएगा अदालतों के जो है इस अज़खुद नोटिस के ऊपर और वजीर खारजा साहब जो वजीर दिफा साहब है इनके बयान के ऊपर कि अब इन चीजों को किस तरह जो है वो लेकर चलेगी हुकूमत, क्योंकि इतने ज्यादा महाज खोल लिए हैं इस हुकूमत ने, तमाम महाज खुले हुए हैं, इनको अब समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हिकमत अमली हो सकती है और क्या आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इन चीजों का? देखिए, वजीर दिफा साहब का जो स्टेटमेंट वो दे रहे थे पार्लियामेंट में, मैंने बड़े गौर से वो सुना है, मैं देख रहा था उनको। देखिए, वो कह रहे हैं कि जी के जुडिशरी जो है वो जुडिशरी को सारा लेक्चर दे रहे हैं। देखें, पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं करना, बेहतरी हम जुडिशरी को हम कह रहे हैं। देखें, अभी प्रेजेंटली जुडिशरी एक अच्छा काम करने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन या तो नून लीग की गवर्नमेंट इलेक्शन 19 डेज के अंदर अंदर ये टाइम फ्रेम उसका दे देते तो जुडिशरी इसको टेकअप ना करती। देखिए, अब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहें कि सारी की सारी जो फसाद है उसका जड़ जुडिशरी है, जुडिशरी लास्ट 75 इयर्स में उसने नेगेटिव रोल प्ले किया है, सो जुडिशरी को सारा लेक्चर देने की बजाय फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है ना सर, जुडिशरी के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं है। देखिए आप लेक्चर दे रहे हैं तो आप एक लेवल अक्रॉस द बोर्ड बात करते हैं ना। पॉलिटिशियंस जो है पार्लियामेंट इटसेल्फ उसको भी देखें ना, वो क्या कर रही है। देखिए, ये मेरे मौजूद साथी जो बैठे हुए उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि इस वक्त वहां पे कितने लोग बैठे हैं, क्या कोरम पूरा होता है। वहां पे अपोजिशन की मेजर जो जमात पीटीआई थी वो चली गई, उसके बाद राजा रियाज साहब अपोजिशन के लीडर बन गए। देखिए, एक वन मैन शो है वो। देखिए, जुडिशरी पे अनड्यू प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दिस इज क्वाइट रेलिवेंट कि आज जो नून लीग के सरकर्दा रहनुमा है वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं और बड़े नेकेड वर्ड्स में टारगेट कर रहे हैं। बशर साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशरी एक अदारा रह गया है। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बिल्कुल एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, बड़े शॉर्ट में आप आंसर कीजिएगा, मुझे आमिर अली साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट होगा, जो 9 रुकनी बेंच बना है, लार्जर बेंच बना है तमाम चीजों को लेकर, इंतखाबात के मामले को लेकर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा, कर पाएंगे जो, ताकि ये एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए फॉर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? ये बताऊं, हर बंदे को अपना जो है किबला वो दुरुस्त करना पड़ेगा, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो एग्जेक्टिव है। इन सबको ठीक करना पड़ेगा। स्टार्ट जुडिशरी से ले लें। जुडिशरी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ ठीक हो रही है, मेच्योर हो रही है, इनकी अप्रोच भी बेहतर हो रही है और इन सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। जो जो रॉन्ग इस फैसले में ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि हमें बार बार ये मामला उलझना नहीं पड़ेगा। आई होप सो। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसी प्रेसिडेंट अभी जुडिशरी सेट करेगी जो फ्यूचर में बिल्कुल इसका एक पॉजिटिव, क्योंकि अभी नाउ वी आर स्टैंडिंग एट अ क्रिटिकल जंक्शन। हम एक बड़े क्रिटिकल मोड पे खड़े हुए हैं। हमारे इकोनॉमी आपका पॉइंट आ गया सर आपका पॉइंट आ गया। आमिर अली साहब हमारे मौशियात हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी बात करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन जो पाकिस्तान के असल इश्यूज हैं वो तो इकोनॉमी से रिलेटेड है इस वक्त।
और अगर उन इकोनॉमी के रिलेटेड इश्यूज को देखा जाए तो कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह कुछ दरामदात के ऊपर पाबंदी से भी हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं उनमें भी कमी वाक़या हुई, और उसके बाद ये कुछ क्या हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इज़ाफ़ा हुआ, और आज की खबर है कि 2 करोड़ जो है डॉलर उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में। तो ये IMF के मुज़ाकरात का नतीजा है, या पाकिस्तान कुछ अच्छे जो है वो टेक ऑफ करने लग पड़ा है इकोनॉमी की कुछ सिचुएशन को लेकर? आपने मुझे बुलाया। नॉर्मली मैं पॉलिटिकल मैटर्स पे डिस्कशन नहीं करता, लेकिन जो मैंने डिस्कशन सुनी है उसमें मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कोई भी इदारा जो है वो ऐसा इदारा है इंस्टीट्यूट, वो भले जुडिशरी है या वो फौज है या वो पार्लियामेंट है, लेकिन इन सब से ऊपर एक इदारा है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखेंगे तो ये सबसे ऊपर जाने वाली बात है। अगर हम इसको कैटर नहीं करेंगे प्रॉपरली, हम हमेशा उलझे रहेंगे कि ये प्रॉब्लम जुडिशरी का था या सिविल ब्यूरोक्रेसी का था। सेकेंडली, आपने जैसे क्वेश्चन किया इकोनॉमी पे, डेफिनेटली देयर आर सम इंडिकेशंस। अभी इसके बावजूद आप ये देखिए कि IMF से पहले मैं अपना कमेंट ऐड कर लूं सर आपकी उस बात के ऊपर। बिल्कुल सर, जो आपने बात की है वही तो असल में पाकिस्तान का रोना है कि आप आइन को सुप्रीम माने, आप इदारों की परस्ती छोड़ें। अगर आप आइन को सुप्रीम मानेंगे तो नजरिया जरूरत भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के सियासी हालात भी ठीक हो जाएंगे और आपकी डोमेन्स भी सेट हो जाएंगी। मसला तो इधर ही आता है ना। अब आप इकोनॉमी के ऊपर कमेंट कर लीजिए। जी, अभी तो IMF से इनिशियल एग्रीमेंट हो रहे हैं, अभी तो इंस्टीट्यूशनल लेवल एग्रीमेंट्स हैं, प्राइमरी स्टेजेस पे हैं, लेकिन उसके बाद आपने मुझे लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में बुलाया था और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर विल कंसिस्टेंटली स्टार्ट कमिंग डाउन। जो अभी भी मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि डॉलर मुसलसल डेप्रिशिएट होता रहेगा, और डॉलर का डेप्रिशिएट होना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से, हमने एक तो IMF की ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस मान ली हैं, लेकिन उन कंडीशन में सबसे पॉजिटिव कंडीशन जो है जो पाकिस्तान की फेवर में जाती है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठ के टीवी पे बात करते हैं, उन्हें वो हमेशा कहते हैं जी IMF क्या, पूरी दुनिया में 90 कंट्रीज हैं जिन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया और IMF के प्रोग्राम पे बात की और उसके बाद स्मिथ सक्सेसफुली उसको ऑपरेट करके दिखाया। अब इस वक्त IMF जो कह रहा है पाकिस्तान को कि अप टू जून पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, दैट शुड बी मोर देन 16.5 बिलियन डॉलर। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर आवर इकोनॉमी, और हम ना सिर्फ हमारी डॉलर की प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है। हमें अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यही बात है ना कि IMF के पास चले जाना या IMF से ये कर्ज ले लेना, लोन ले लेना, आप बेल आउट पैकेज लेना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप जब मिस यूज करते हैं, ये हैंडल नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते, आपकी पॉलिसी नहीं बन पाती, तो ये इस हुकूमत की कुछ पॉलिसी नजर आ रही है आपको इन चीजों को बेहतर करने के लिए? देखिए, ग्रीस जैसा कंट्री, उसने भी IMF से पैकेज लिया था। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी इकोनॉमीज जो है, IMF सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहा है पूरी दुनिया को। और मैं एक चीज आपको खास तौर पे बताना चाहता हूं कि कोई भी कंट्री आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय IMF के। और IMF सिर्फ पाकिस्तान की नहीं या चाइना की नहीं, बल्कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी को भी एक्सेस कर रहा होता है। तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है कि IMF एक कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको हमने एज एन एनिमी लेना है, बल्कि एक ऐसा इदारा है जो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे सकता है। मसला बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि मसला तो फिर पॉलिसी के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगली जो बात है वो ये है कि स्टाफ लेवल पर जो मुआहदे, जो मुज़ाकरात स्टार्ट होने थे, वो क्यों नहीं अभी तक स्टार्ट हुए? ये एक बड़ा बैरियर है। जब तक वो नहीं स्टार्ट होते, उनमें मामला तय नहीं पाते, पाकिस्तान में रकम नहीं आएगी। नहीं, एक्चुअली IMF ये चाहता था कि वो रिजर्वेशंस ले, वो पाकिस्तान के डोनर कंट्रीज जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंस करेंगे IMF के प्रोग्राम के फौरन बाद। तो ये बड़ी वाज़ेह खबरें आई हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के उन लोगों से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन कंट्री से भी राब्ता करवाया करने के लिए एक शराइत तय हो चुकी है। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इदारे की और एक पाकिस्तान की आपस में निगोसिएशन है।
बल्कि इसके बड़े वाइडर इम्पैक्ट आएंगे। तो ये चीजें फाइनल कब तक हो जाएंगी सर, कब तक फाइनलाइज हो जाएंगी? आई एम श्योर के पाकिस्तान को जो IMF से 1.25 बिलियन डॉलर की जो पहली इंस्टॉलमेंट है, इट मस्ट बी रिलीज विद इन लाइक नेक्स्ट 2 वीक्स। और उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान की सर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सच हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में तो हम तमाम मामला जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिकली ये जिस तरह आपने बताया इसी तरह सेटल डाउन हो जाए तो पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात और कबातों से बच सकता है। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानों का भी, मुबशर मजीद साहब भी हैं मेरे साथ और मेरे साथ मुकीम अहमद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। अब पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ऐसी डगर पर है जहां पर हमें बड़े सीरियसली फैसले लेने की जरूरत है, वरना पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पार्लियामान और अपने जुडिशरी सिस्टम में भी, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी और अपने इकोनॉमिक सिस्टम में भी डिफॉल्ट कर जाएगा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।